चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की संप्रभुता सैन्य आक्रमणों से नहीं बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से कमजोर और समाप्त होगी। तो उपराष्ट्रपति ने यह सभी चेतावनी दी कि आज राष्ट्र एक नए प्रकार के उपनिवेशीकरण का सामना कर रहे हैं। ये उपनिवेशीकरण सेनाओं द्वारा नहीं बल्कि एल्गोरिथम द्वारा किया जा रहा है। इससे डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। देखते हैं डिजिटल उपनिवेशवाद के विषय में। तो एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें विकसित देश और उनकी बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं और उनसे लाभ कमाती हैं। यह मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के नव उपनिवेशवाद से संबंधित है, अर्थात ग्लोबल नॉर्थ किस प्रकार ग्लोबल साउथ के डिजिटल क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। उदाहरण तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां जैसे गूगल और अमेजन विकासशील देशों से डेटा एकत्र करती है तथा विविध उद्योगों को पुनः आकार देती हैं। देख सकते हैं डिजिटल डेटा ग्लोबल नॉर्थ को इन प्रमुख तरीकों से लाभ पहुंचा रहा है। तो उपयोगकर्ता व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया जाता है। बिग डेटा सेट्स का उपयोग एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है जिससे ग्लोबल नॉर्थ में उत्पादकता में वृद्धि होती है। डेटा मुद्रीकरण किया जाता है। डेटा अब धन की तरह मूल्यवान हो गया है। लोग और कंपनियां इसे बेच सकते हैं या मुनाफा कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं इससे संबंधित मुख्य चिंताएं कौन सी हैं। तो डिजिटल संप्रभुता का ह्रास। तो विकसित देश और बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक डिजिटल नियम तय करते हैं। उदाहरण के लिए 2024 में व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की धमकी दी क्योंकि वह 2021 के आईटी नियमों में ट्रेसेबिलिटी क्लॉज का विरोध कर रहा था। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। तो सोशल मीडिया और सर्च इंजन प्राय विकसित देशों का वैश्विक दृष्टिकोण थोपते हैं तथा स्थानीय संस्कृतियों को हाशिए पर डाल देते हैं। निगरानी पूंजीवाद। तो कंपनियां बिना सहमति के उपयोगकर्ताओं का विशाल डेटा एकत्र करती है। इससे निजता और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के उपाय। डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना। स्वदेशी डिजिटल प्रणालियों के विकास पर फोकस करना चाहिए जैसे ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इंडिया स्टैक आदि। डेटा स्थानीयकरण को लागू करना। तो इस संबंध में भारत ने अग्रलिखित कदम उठाए हैं। डेटा प्रसार पर ओसाका ट्रैक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करना आदि। आयात पर निर्भरता कम करना। तो रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया पहल, चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम आदि। नीतियों को अपडेट करना। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास की 2021 की रिपोर्ट में देशों को डेटा प्रवाह नीतियों की समय समय पर समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। इससे आर्थिक समृद्धि, जनहित और कनेक्टेड वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम्स के बीच संतुलन बना रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व के बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ भारत की वैश्विक भूमिका में भी वृद्धि हो रही है। तो सिंगापुर के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया। बहुध्रुवीयता का अर्थ है कि विश्व में कई शक्तिशाली देश या समूह होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अहम भूमिका निभाते हैं। यह स्थिति द्विध्रुवीयता जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के समय या एक ध्रुवीयता जैसे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभुत्व से अलग होती है। एक बहुध्रुवीय विश्व में अलग अलग क्षेत्रों और देशों के अपने हित, मूल्य एवं एजेंडा होते हैं तथा वे विविध मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग या प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। तो विश्व का बहुध्रुवीयता की ओर अनम्य संक्रमण। वर्तमान वैश्विक प्रणालियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीयता की वैश्विक संरचना से बाहर निकल रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की उपयोगिता पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये एक अलग दौर में बनी थी तथा वर्तमान स्थितियों के अनुरूप अनुकूलन नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक अब विश्व बैंक का एक विकल्प बन रहा है। बहुपक्षीय मंचों का उदय। तो पहले जो सुरक्षा व्यवस्था पश्चिमी व सोवियत देशों के नियंत्रण में थी उससे अब उसकी जगह नरम और लचीले समूह ने ले ली है। उदाहरण के लिए ब्रिक्स प्लस, क्वाड और शंघाई सहयोग संगठन जैसे समूह। बहुध्रुवीय व्यवस्था में भारत की केंद्रीय भूमिका। तो भारत का गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता की ओर बदलाव। भारत अब केवल एक पक्ष में नहीं खड़ा होता बल्कि पश्चिमी समूह जैसे क्वाड और यूरेशियन समूह जैसे एससीओ दोनों के साथ काम करता है। यह एक व्यवहारिक व संतुलित दृष्टिकोण है।
छोटे समूह यानी मिनीलेटरल्स में भारत की बढ़ती भागीदारी। तो भारत अब छोटे और विशेष मुद्दों पर बने समूह में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए क्वाड, IPEF, I2U2 आदि। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें बहुध्रुवीय एशिया केंद्र में है। बहुध्रुवीयता बनाए रखने में भारत के समक्ष चुनौतियां। तो यूक्रेन युद्ध ने शीत युद्ध शैली की गुटिये राजनीति को फिर से जीवित कर दिया है। इस संघर्ष ने दुनिया को एक बार फिर से द्विध्रुवीय ढांचे की ओर धकेल दिया है। इसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी तथा दूसरी तरफ रूस व चीन है। यह प्रवृत्ति उस भू राजनीतिक स्पेस को कम कर देती है जिसकी भारत को एक स्वतंत्र व भूध्रुवीय रणनीति अपनाने के लिए आवश्यकता है। पक्ष चुनने का रणनीतिक दबाव। तो पश्चिम, क्वाड, इंडो पैसिफिक और रूस, SCO, ब्रिक्स के बीच संतुलन बनाने का भारत का कार्य अब निरंतर रखना अधिक कठिन हो गया है। रणनीतिक भागीदारी के रूप में रूस का कमजोर होना। तो चीन पर अत्यधिक निर्भर रूस यूरेशियन भू राजनीतिक में भारत के हितों को सीमित करता है। फिर नेक्स्ट है SCNBWL ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र दिशा निर्देशों की समीक्षा की मांग की। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ 2011 की घोषणा के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य इसमें अधिक लचीले व स्थल विशिष्ट दृष्टिकोण को अपनाना है। SCNBWL ने कहा कि सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर एक समान 10 किलोमीटर का ESZ अलग अलग स्थानीय परिस्थितियों के कारण व्यवहारिक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 65% भूमि पहले से ही वन या संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत है। यहाँ सख्त ESZ नियमों से स्थानीय विकास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है और ESZ में उतना लाभदायक नहीं हो सकेगा। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESZ के विषय में देखते हैं। तो ये वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रस्तुत अवधारणा है। परिभाषा देखते हैं इसकी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ने ESA को ऐसे क्षेत्रों जोन्स के रूप में परिभाषित किया है जिनमें पहचाने गए ऐसे पर्यावरणीय संसाधन मौजूद हैं जिनका मूल्य अतुलनीय है। साथ ही इनके भूक्षेत्र, वन्यजीव, जैव विविधता तथा ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्य के संरक्षण के लिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्देश्य है विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र जैसे संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य या अन्य प्राकृतिक स्थलों के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर बनाना। उच्च संरक्षण वाले क्षेत्रों से कम संरक्षण वाले क्षेत्रों के मध्य एक ट्रांजिशन क्षेत्र के रूप में कार्य करना। सीमांकन। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षण क्षेत्र की सीमाओं के 10 किलोमीटर दायरे के भीतर आने वाली भूमि को ESZ के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जनहित में ESZ की न्यूनतम चौड़ाई में परिवर्तन करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर तथा उनकी सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। योजना और विनियमन। तो वर्ष 2011 के दिशा निर्देशों में ESZ के अंतर्गत प्रतिबंधित, विनियमित और स्वीकृत गतिविधियों की सूची दी गई है। देखते हैं, यह है प्रतिबंधित गतिविधियां। तो व्यावसायिक खनन, आरा मिलों की स्थापना, प्रदूषण, जल, वायु और ध्वनि आदि करने वाले उद्योगों की स्थापना, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और पर्यटन गतिविधियां जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के ऊपर से हवाई जहाज या गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना। विनियमित गतिविधियां कौन सी हैं? तो वृक्षों की कटाई, कृषि प्रणालियों में व्यापक बदलाव, बिजली के तारों को बिछाना, साइन बोर्ड और होर्डिंग, होटलों की स्थापना, प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, रात में वाहनों की आवाजाही। स्वीकृत गतिविधियां कौन सी हैं? तो स्थानीय समुदाय द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी संबंधित गतिविधियां और वर्षा जल संचयन। आगे देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य सरकार की सिफारिशों पर ESZ को अधिसूचित करता है। राज्य सरकारों को प्रत्येक ESZ के लिए एक क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करना होगा। क्षेत्रीय मास्टर प्लान में पर्यटन मास्टर प्लान और विरासत स्थलों की सूची को भी शामिल करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी व्यक्ति का विस्थापन शामिल नहीं है। फिर अगली न्यूज है हमारी, WHO ने पारंपरिक चिकित्सा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण में भारत के प्रयासों की सराहना की। तो WHO ने आयुष प्रणाली, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मान्यता दी है। यह मान्यता WHO की पहली तकनीकी रिपोर्ट पारंपरिक चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग का मानचित्रण के माध्यम से दी गई है। इस रिपोर्ट को भारत के प्रस्ताव के बाद जारी किया गया है। यह रिपोर्ट ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन AI फॉर हेल्थ के अंतर्गत तैयार की गई है। GIAI4H पहल WHO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है।
भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में एआई के उपयोग देखते हैं। स्मार्ट निदान तो पारंपरिक तकनीकों जैसे नाड़ी परीक्षण, जीव विश्लेषण और प्रकृति मूल्यांकन को मशीन लर्निंग एवं डीप लर्निंग के साथ जोड़कर एआई का निदान में सहायता के लिए उपयोग किया जा रहा है। आयुजिनोमिक्स तो यह जिनोमिक्स को आयुर्वेदिक सिद्धांतों के साथ जोड़ता है। एआई की मदद से रोग जोखिम संकेतकों की पहचान की जाती है। यहाँ एआई व्यक्ति की आयुर्वेदिक संरचना के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने में मदद करता है। औषधि क्रिया मार्ग की पहचान तो रस, गुण और वीर्य जैसी आयुर्वेदिक अवधारणाओं का आकलन करने के लिए रासायनिक सेंसर विकसित किए जा रहे हैं। देखते हैं पारंपरिक चिकित्सा में एआई के उपयोग से जुड़ी मुख्य चुनौतियां। तो बायोपायरेसी का खतरा तो पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों का बिना अनुमति के लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। डिजिटल अंतराल तो कमजोर बुनियादी ढांचा और कम डिजिटल साक्षरता एआई तक पहुंच एवं उसके उपयोग को सीमित करते हैं। गुणवत्तापूर्ण डेटा की कमी तो एआई को बड़े और विश्वसनीय डेटा सेट्स की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर उपलब्ध नहीं होते। स्थानीयकरण बनाम एकीकरण तो एआई उपकरणों की स्थानीय प्रासंगिकता और वैश्विक उपयोग व मानकीकरण के बीच संतुलन बनाना कठिन होता है। पारंपरिक चिकित्सा में एआई की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि WHO के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर दिशा निर्देशों को पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाए तथा विशेष रूप से आदिवासी समुदायों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं ज्ञान की रक्षा हेतु मजबूत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क विकसित किए जाएं। इसके अलावा वैश्विक सहयोग को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। पारंपरिक चिकित्सा में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कौन से हैं? तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, आयुर्वेद, स्विद, सोवा रिगपा और योग से संबंधित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का डिजिटलीकरण। आयुष ग्रेड इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह पारंपरिक चिकित्सा के लिए केंद्रीय डिजिटल मंच है जो निम्नलिखित प्रमुख पहलों को समर्थन करता है। आयुष स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली तो यह क्लिनिकल संस्थानों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला क्लाउड आधारित सूचना तंत्र है। साही पोर्टल तो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सूचना का मानकीकरण। नमस्ते पोर्टल तो पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के लिए समर्पित पोर्टल। आयुष रिसर्च पोर्टल तो अनुसंधान संसाधनों तक केंद्रीकृत पहुंच। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप और योग लोकेटर मोबाइल ऐप। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 तो यह एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य है एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतराल को खत्म करना। फिर नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणाली के मानदंडों में ढील दी। तो नए अपडेटेड नियम फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन के इंस्टॉलेशन को लेकर ढील देते हैं। यह अपडेट विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह समिति भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा गठित की गई थी। देखते हैं इसके विषय में। तो भारत में परिवेशी SO2 का स्तर 10 से 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के बीच है जो राष्ट्रीय मानक 80 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से काफी नीचे है। भारतीय कोयले में प्राकृतिक रूप से सल्फर की कम मात्रा होती है। सल्फेट्स का एक लाभकारी साइड इफेक्ट तो ये सौर विकिरण को परावर्तित करके और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वार्मिंग प्रभाव को संतुलित करके ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि IPCC ने कहा है कि सल्फेट्स तापमान वृद्धि को कम करते हैं लेकिन वह इसे कभी भी पूरी तरह से सकारात्मक या नुकसान रहित नहीं कहता है। अन्य कारण इसमें स्थापना संबंधी उच्च लागत, योग्य विक्रेताओं की सीमित संख्या, बिजली की दरों में बढ़ोतरी का जोखिम आदि शामिल है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्रणालियों के विषय में देखते हैं। तो यह एक स्क्रबिंग तकनीक है जिसमें फ्लू गैस से SO2 को हटाने के लिए एक क्षारीय अभिक्रमक, आमतौर पर सोडियम या कैल्शियम आधारित क्षारीय अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है। फ्लू गैस तो यह जीवाश्म ईंधन के दहन के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर आदि प्रदूषक होते हैं। FGD इकाइयां विशेष रूप से फ्लू गैस में SO2 उत्सर्जन को लक्षित करती हैं। SO2 एक अम्लीय गैस है जिसे FGD यूनिट में एक क्षारीय यौगिक से निष्क्रिय या बेअसर किया जाता है। FGD प्रणालियों के 3 प्रकार हैं। तो ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट और सी वाटर ट्रीटमेंट। देखते हैं भारत में ताप विद्युत संयंत्रों का वर्गीकरण। कुल अवसंरचना 180 ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 600 इकाइयां। तो श्रेणी A 11% FGD इंस्टॉलेशन अनिवार्य है। तो NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर या 2011 की जनगणना के अनुसार 21 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित। अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2027। श्रेणी B 11% तो सशर्त FGD इंस्टॉलेशन गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के निकट स्थित CPC B मानदंडों के अनुसार अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र क्लस्टर,
नॉन अटेनमेंट सिटीज़, तो सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले 131 शहर जो 5 से अधिक वर्षों में NAAQS मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। EAC की सिफारिश के अधीन, अंतिम तिथि है इसकी 30 दिसंबर 2028। श्रेणी C 78% पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो, FGD इंस्टॉलेशन अनिवार्य नहीं, अधिकांश इकाइयां शामिल, FGD सिस्टम से पूरी छूट दी, कोई समय सीमा अनिवार्य नहीं है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है राज्यसभा की मनोनीत सदस्य। तो भारत की राष्ट्रपति ने राज्यसभा में 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 238 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। मंत्रालय की भूमिका, तो भारत सरकार नियम 1961 के तहत राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नए सदस्यों के मनोनयन को अधिसूचित करता है। कोर्ट का फैसला, 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राम गोपाल सिंह सिसोदिया बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर को मनोनीत करने की अधिसूचना को सही ठहराया था। नेक्स्ट, न्यू कैलेडोनिया। तो फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक समझौते की घोषणा की। इस समझौते के अनुसार न्यू कैलेडोनिया को स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया का दर्जा मिलेगा, जो फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक अर्ध स्वायत्त प्रशांत क्षेत्र होगा। इससे इस क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके विषय में देखते हैं। यह प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी ओवरसीज क्षेत्र है। इतिहास की बात करें तो 1840 के दशक के दौरान द्वीपवासियों को यूरोपीय व्यापारियों द्वारा गुलाम बनाने के लिए या गन्ने के खेतों में जबरन श्रमिक के रूप में काम कराने के लिए अपहरण किया गया। 1853 में फ्रांस ने इस द्वीप को अपने अधीन कर लिया। वर्तमान स्थिति, तो इस द्वीप के देशज कनक समुदाय और यूरोपीय निवासियों के बीच स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर गहरा मतभेद है। फिर नेक्स्ट है नैनो उर्वरक और बायोस्टिमुलेंट्स। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि किसानों को नैनो उर्वरक और बायोस्टिमुलेंट्स की जबरन बिक्री तुरंत रोकी जाए। इसके विषय में देखते हैं। नैनो उर्वरक की बात करें तो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो 100 नैनोमीटर या उससे कम आकार के नैनो मटेरियल में संपुटित या लेपित होते हैं। नैनो पार्टिकल्स के उपयोग से पोषक तत्वों की नियंत्रित निकासी संभव होती है, जिससे उनके उपयोग की दक्षता बढ़ती है। बायोस्टिमुलेंट्स, तो ये ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें पौधों या उनके जड़ क्षेत्र में डाला जाता है ताकि पौधों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित किया जा सके और इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये प्रभाव पोषक तत्वों की मात्रा से स्वतंत्र होता है। प्रमुख बायोस्टिमुलेंट्स, तो ह्यूमिक एसिड, सीविड से प्राप्त तरल खाद, कंपोस्ट, लाभकारी बैक्टीरिया और कवक। फिर नेक्स्ट है डाई अमीनियम फॉस्फेट। तो भारतीय उर्वरक कंपनियों ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत भारत को अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन DAP की आपूर्ति की जाएगी। इसके विषय में देखते हैं। यह 2 प्रमुख पोषक तत्वों फास्फोरस और नाइट्रोजन से बना होता है, जो फसलों में नए उत्तक निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। DAP विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फास्फोरस युक्त उर्वरक है, क्योंकि यह अत्यधिक घुलनशील होता है और मृदा में जल्दी घुल जाता है। भारत कृषि क्षेत्र में विश्व में DAP का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत P&K उर्वरकों जैसे DAP पर पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक निश्चित सब्सिडी दी जाती है। अन्य क्षेत्रों को भी DAP का उपयोग, तो इसे अग्निरोधी यानी फायर रिटार्डेंट, मेटल फिनिशिंग आदि में भी उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आर्बोवायरल रोग। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आर्बोवायरल रोगों से निपटने के लिए अपने पहले एकीकृत दिशा निर्देश जारी किए। इसके विषय में देखते हैं। आर्बोवायरल रोग में डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, पीतर ज्वर यानी येलो फीवर जैसी बीमारियां शामिल हैं। ये बीमारियां मुख्य रूप से एडिस मच्छरों के माध्यम से फैलती हैं। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही बढ़ने के कारण इन बीमारियों के संक्रमण में वृद्धि हो रही है। विश्व के लगभग 5.6 बिलियन से अधिक लोगों पर इन बीमारियों का खतरा बना हुआ है। जो कि इन बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण अक्सर समान होते हैं और कुछ क्षेत्रों में एक साथ भी हो सकते हैं, इसलिए क्लिनिकल परीक्षणों से इनकी पहचान मुश्किल हो जाती है। WHO ने जोर दिया है कि इन रोगों के लगातार बढ़ते प्रकोप, इनकी गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए एकीकृत क्लिनिकल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सुपर अर्थ। तो नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के डेटा का उपयोग करके खगोलविदों ने TOI 1846 नामक एक नया सुपर अर्थ खोजा है। यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के आकार का लगभग 2 गुना है। यह 154 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। इस
सुपर अर्थ पर अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होने की संभावना है। इसके विषय में देखते हैं। सुपर अर्थ वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित होते हैं, यानी ये एक्सोप्लैनेट होते हैं। इनका नाम केवल इनके आकार और द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है, न कि पृथ्वी जैसी विशेषताओं के आधार पर। आकार और द्रव्यमान, तो ये ग्रह पृथ्वी से बड़े और उससे अधिक भारी होते हैं, हालांकि नेपच्यून से हल्के होते हैं। अनिश्चित प्रकृति, तो सुपर अर्थ हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह के समान नहीं है और इनकी वास्तविक संरचना अभी भी स्पष्ट नहीं है। अन्य नाम है बड़े सुपर अर्थ को कभी कभी सब नेपच्यून या मिनी नेपच्यून भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है वेदर डेरिवेटिव्स। तो भारत जल्द ही अपने पहले वेदर डेरिवेटिव्स शुरू करने जा रहा है। इसके तहत नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और भारत मौसम विज्ञान विभाग मिलकर वर्षा से जुड़े जोखिम पर आधारित डेरिवेटिव उत्पाद विकसित कर रहे हैं। ये वित्तीय साधन किसानों और संबद्ध क्षेत्रकों को अनियमित वर्षा, हीटवेव्स और मौसम में असामयिक बदलाव जैसे खतरों से होने वाले वित्तीय नुकसान से निपटने में मदद करेंगे। इसमें IMD का ऐतिहासिक और रियल टाइम मौसम डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। इन डेटा सेट्स के आधार पर ये डेरिवेटिव्स स्थान विशिष्ट मौसम आधारित अनुबंध प्रदान करेंगे। ये सांख्यिकीय रूप से सत्यापित डेटा सेट्स पर आधारित होंगे। वेदर डेरिवेटिव्स क्या है? तो सामान्य डेरिवेटिव्स वित्तीय संपत्तियों पर आधारित होते हैं, वहीं वेदर डेरिवेटिव्स में वर्षा, तापमान जैसे मौसम संबंधी मानदंडों को अंडरलाइंग एसेट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ये मापदंड पूर्व निर्धारित मौसम सूचकांक से जुड़े होते हैं। चूंकि वेदर डेरिवेटिव्स का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता, इसलिए इन्हें अपूर्ण बाजार का हिस्सा माना जाता है। विश्व स्तर पर ऐसे उत्पादों में ओवर द काउंटर ट्रेडिंग 1990 के दशक में शुरू की गई थी। भारत अब इस क्षेत्र में अपना पहला बड़ा कदम उठा रहा है। फिर नेक्स्ट है उच्च मात्रा में नमक के सेवन से महामारी को आमंत्रण। तो ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के अनुसार भारत में अधिक नमक खाने की आदत महामारी को दस्तक दे रहा है। इसके विषय में देखते हैं। तो अध्ययन दर्शाते हैं कि शहर में रहने वाले भारतीय प्रतिदिन लगभग 9.2 ग्राम और ग्रामीण भारतीय लगभग 5.6 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। दोनों ही मामले में WHO के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक सेवन की अनुशंसा से अधिक खपत है। अत्यधिक नमक का सेवन भारत में एक मूक महामारी को आमंत्रण दे रहा है। नमक के अधिक सेवन से लोगों में हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हृदय रोग और किडनी संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। एक संभावित समाधान है लो सोडियम नमक विकल्पों का उपयोग। इनमें कुछ सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम या मैग्नीशियम से बदला जाता है। मुख्य पहले ICMR की कम्युनिटी लेड सॉल्ट रिडक्शन पहल और पिंच फॉर अ चेंज हैशटैग के साथ सोशल मीडिया अभियान। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है सिंगापुर, राजधानी सिंगापुर। तो हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात की ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक शहरी देश है। ये एक मुख्य द्वीप और लगभग 60 छोटे द्वीपों यानी आइसलेट्स से बना है। समुद्री सीमाएं उत्तर में जोहोर जलडमरू मध्य है, इसे मलेशिया से अलग करता है। दक्षिण में सिंगापुर जलडमरू मध्य के माध्यम से इंडोनेशिया के निकट है। भौगोलिक विशेषताएं, तो ये भूमध्य रेखा के लगभग 137 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखीय मानसूनी जलवायु के कारण यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है और अधिक वर्षा होती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, साथ ही दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। मलक्का जलडमरू मध्य के पास इसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण इसका अधिक आर्थिक विकास हुआ है। मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ये बात की हमने सिंगापुर की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।